जैसा कि मेरा विषय है कि कोविड-19 का सोशियो और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए ज़्यादा फोकस तो अर्थशास्त्र पर ही करेंगे कि आर्थिक इसका प्रभाव क्या है, विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है और क्या उपाय किए जाने चाहिए, विभिन्न सेक्टर्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ा हुआ है और सरकार जो उपाय कर रही है, उन उपायों पर भी हम लोग बात करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि जो नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ हमेशा संदेह के घेरे में रहती हैं। नीतियों में हमेशा ये गुंजाइश रहती है कि हम उसे अपने ढंग से सरकार का डिफेंड कर रहे हैं कि सरकार के विरोध कर रहे हैं या हमारे हमारा उद्देश्य क्या है। हम जब विश्लेषण नीतियों का करते हैं तो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होता है कि हम किस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को ध्यान में रख कर के समीक्षा कर रहे हैं कि मजदूरों को ध्यान में रख कर के समीक्षा कर रहे हैं या कोई अन्य मेरा उद्देश्य है। तो उस हिसाब से समीक्षा भी हमारी बदल जाती है। निधियों को देखने का तरीका, उसके मूल्यांकन का तरीका भी हमारे बदल जाता है। मेरे कहने का आशय ये है कि गुंजाइश है कि जो मैं कहूँ उससे आप लोग सहमत ना हों या सहमत हो भी सकते हैं। इसलिए तमाम प्रश्न आएँगे और उन प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह ये कि यह एक ऐसा संकट है जो कि अप्रत्याशित है। एक ऐसा संकट है जो कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा समय लेकर के आया है जिसमें कि बहुत सारे देशों की सरकारें ये समझ ही नहीं पा रही हैं कि वास्तव में हमें करना क्या है। विश्व के विकसित देश जिसे अमेरिका जैसा देश जो कि स्वास्थ्य सेवाओं पे अपने जीडीपी का 18% खर्च करता है। हम तो 1.5% खर्च करते हैं। 2025 तक हमारे प्रधानमंत्री ने 2.5% का टारगेट बनाया था। लेकिन वहां इसमें 86,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पूरे यूरोप, पश्चिम यूरोप विशेष रूप से जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज मानी जाती हैं, वहां पे अगर हम विश्व में कुल मरने वालों की संख्या देखें तो मोर देन 60% जो है पश्चिम यूरोप से। तो ये ऐसे देश जहां की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी विकसित हैं, उसके बावजूद वहां लोग मर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा अनपेक्षित हुआ। कोई भी सरकार जानबूझ करके लापरवाही नहीं करती। विशेषकर एक लोकतंत्र में कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थितियां पैदा हो कि हम दोबारा जनता के सामने मुंह दिखाने लायक न रहे, दोबारा वोट मांगने लायक नहीं रहे। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार में यदि इस तरह की स्थितियां आती हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझ पा रहे। भारत के संदर्भ में भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब हमें लगता है कि सरकार जो है कुछ नहीं सोच पा रही है, किम कर्तव्य विमूढ़ है। जैसे मजदूरों की जो शायद जो है स्वतंत्रता के बाद से ये सबसे बड़ा माइग्रेशन है, जबकि करोड़ों मजदूर जो कि संगठित क्षेत्र जो कि शहरों में कार्य करते थे, वो शहरों से गांवों की ओर अपने मूल निवास की ओर पलायन कर रहे हैं। यह पलायन इतने बड़े स्तर पर होगा शायद सरकार ने नहीं सोचा, या उस समय जबकि लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च में, 24 मार्च से, शायद सरकार ने नहीं सोचा रहा होगा कि ये लॉकडाउन इतना लंबा खींचेगा तो इन मजदूरों की ये स्थिति होगी, या अगर लॉकडाउन नहीं किए तो यह वायरस इतना ज्यादा संक्रमण फैला सकता है जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये अप्रत्याशित स्थिति है, ये अभूतपूर्व स्थिति है। और इस अभूतपूर्व स्थिति में अभी भी जो हम अभी भी जो एस्टिमेट्स हो रहे हैं, बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज द्वारा जो एस्टिमेट्स हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं पिछले 1 महीने से, वो नमूरा हो या मूडी हो या सीएलएसए हो, तमाम जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो हर एक सप्ताह 10 दिन पर जो ग्रोथ के अनुमान देता है वो बदल देता है। और अब ज्यादातर इवन भारत और चाइना के संदर्भ
रहेगी। अब भारत के लिए भी कहा जा रहा है, अभी 2 दिन पहले एक अनुमान आया है कि -5%, नोमुरा ने कहा कि -5% तक ग्रोथ रुक जाएगी। तो यह सारी बातें इस बात की द्योतक हैं कि बड़े-बड़े हमारे जो विश्लेषक हैं, जो कि तमाम तथ्यों के आधार पर चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, वो भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? अर्थव्यवस्था पर इसका मूल प्रभाव क्या पड़ेगा? थोड़ा-सा हम पहले बात कर लेते हैं सामाजिक प्रभावों की, उसके बाद फिर हम आर्थिक प्रभावों पर आएँगे। और अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों पंकज जी, तो जो पावर पॉइंट है, उसकी भी स्लाइड्स जी सर, मैं चला रहा हूँ सर, चला रहा हूँ। जी, जी, जी। तो जाहिर सी बात है कि ये स्थिति युद्ध की स्थितियों से अलग है। जो 2 विश्व युद्ध हुए 20वीं शताब्दी में, जिसमें कि यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, ये उससे भी अलग स्थिति है। अलग स्थिति इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन नहीं था। कम से कम अर्थव्यवस्था अपने सारे संसाधनों के साथ तो जो वर्तमान स्थिति है वो युद्ध की फर्स्ट स्लाइड। हाँ संतोष जी, खैर चलिए वो पहली स्लाइड दिखाइए। हेलो, हाँ संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप बोलते रहे सर, स्लाइड स्लो हो रही है सर, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम से डिले आ रहा है। आप ठीक ठीक ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो स्थिति है इसलिए युद्ध की स्थितियों से अलग है क्योंकि युद्ध की स्थिति में कम से कम अर्थव्यवस्था तो अर्थव्यवस्था चलती रहती है, मांग और पूर्ति की स्थितियां बरकरार रहती। लेकिन यह संकट इसलिए अभूतपूर्व है क्योंकि 80% इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप देखेंगे भारत में मार्च में पूरी तरह से बंद है। और ऐसे स्थिति में आप कह सकते हैं पूरा जो डिमांड और सप्लाई का जो पूरा लिंक है वो पूरी तरह से इस बीच टूट गया है। जो पूरी सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन तो पूरी तरह, अच्छा सप्लाई चेन की एक खास बात ये थी कि बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं जो कि हम चाइना से मंगाते रहे, इसलिए चाइना से निर्यात खत्म होने से जनवरी फरवरी में सप्लाई चेन पहले ही टूट गई थी और उद्योग बंद होने से, धंधे बंद होने से मांग की स्थितियां भी अब विकट हो गई, मांग की भी कमी हो गई। इसलिए यह स्थिति वार से कहीं ज्यादा, ये युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक है। 1997 में और 2009 में जो आर्थिक संकट आया था उससे भी ये स्थितियां काफी अलग है। उससे भी अलग इस सेंस में है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था की आंतरिक समस्याओं के कारण पैदा हुई स्थितियां, और यह जो संकट है ये बाहर से आए संकट के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को दिखाता है। इसलिए जो कोविड-19 से पैदा होने वाला संकट है ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्थाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है। और जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि अमेरिका में उतने 19 साल में वियतनाम युद्ध में लोग नहीं मरे जितने कि इस समय
जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो बता रहा है कि 86,500 से ज्यादा लोग अमेरिका में कोरोना ने मार डाले। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए कि सभी सरकारों को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। हम आर्थिक प्रभावों पर आने से पहले कुछ सामाजिक प्रभावों की चर्चा करेंगे। अब देखिए, हम अपने घरों में बंद हैं और घरों में बंद रहने के कारण जो सामाजिकता है धीरे धीरे समाप्त होती है। जो एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है वो डेवलप हो रहा है बिना किसी संपर्क के इंटरफेस और इंटरेक्शन। जो हमारे इंटरेक्शन है या आमने सामने, तो किसी प्रकार का संपर्क नहीं होना चाहिए। हाथ मिलाने वाली परंपरा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर ये कोरोना साल 2 साल चला तो हम हाथ मिलाना भूल जाएंगे। दूसरी एक जो प्रमुख चीज दिखाई दी है वह ये कि अब व्यक्ति अपने को ज्यादा असुरक्षित और आत्मकेंद्रित महसूस कर रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि इतना डरे हुए हैं कि वह किसी व्यक्ति से संपर्क ही नहीं रख रहे हैं। ये एक प्रकार का बहुत सारे लोग ऐसे जो फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं। दिन भर में 25 बार हाथ धुल रहे हैं। कोरोना तो नहीं होगा लेकिन चर्म रोग उन्हें जरूर हो जाएगा। बाहर न खुद निकल रहे हैं न बच्चों को जाने दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये स्थिति एक दूसरे एक्सट्रीम पर हमें ले जाती है। कहीं ना कहीं हमें ये सोचना हो, समझना होगा कि हमें कोरोना के साथ ही आगे बढ़ना है, तो इस तरह का फोबिया हमें नहीं पालना होगा। लेकिन जो कुछ हमारे व्यवहार में अस्थायी बदलाव आने वाले हैं, यात्रा के दौरान, घर खरीदने में बहुत सारी चीजें हम ऐसी देख सकते हैं जो कि पहले शायद नहीं देखते थे, नहीं ध्यान देते थे। हम जो हमारी सिक्योरिटी है, जो निगरानी है, जो हमारे भाषा के तौर तरीके हैं, ये सारी चीजें कोरोना के बाद बदलेंगी। और बल्कि अगर हम थोड़ा दूसरी भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि एक नए प्रकार का छुआछूत दिखे। भारतीय समाज में छुआछूत डेवलप होने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजों ने जब उद्योगों को, भारत के उद्योगों को नष्ट कर डाला, विशेषकर जो हमारे कपड़ा के उद्योग थे, जो हमारे कर्मकार थे, मजदूर थे, तो उन्हें उन जगहों से विस्थापित होना पड़ा जहां वह थे। भारत एक ऐसा देश है जहां की सबसे स्वच्छ रहने की परंपरा है शुरू से। कभी यहाँ गरीबी नहीं रही, कभी उस तरह की अस्वच्छता नहीं रही। स्वच्छता के प्रति एक बड़ा दूसरा भाव हमारा रहा है बहुत शुरू से। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में शोषण के कारण जो गरीबी पैदा हुई, लोग अपने गांव देश से माइग्रेट किए, उसके कारण छुआछूत बढ़ा, एक नए तरह का छुआछूत पैदा हुआ। तो वहीं कहीं कोरोना, पोस्ट कोरोना में कहीं उस तरह का एक नए तरह का छुआछूत न पनपे, इसकी भी संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमारा सामाजिक ताना बाना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगर हम देखें तो हमारा पारिवारिक ताना बाना मजबूत हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो जो लोग अपने परिवारों के बीच में रहे हैं वे सामान्यतया कम डिप्रेशन के शिकार हुए हैं बनस्पत उनके कि जो लोग अकेले रहे। इसलिए परिवार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन सामाजिक ताना बाना थोड़ा सा इस छुआछूत के पनपने के कारण ये हो सकता है कि थोड़ा इसमें बदलाव आए। और इसका एक सकारात्मक प्रभाव ये भी आ सकता है कि लोग परिवार की ज्यादा देखभाल करें, लोग खाने पीने के तरीकों में बदलाव करेंगे। जो हर सप्ताह जाते थे बाहर खाना खाने, महीने में 2 बार जाते थे खाना खाने, वो शायद बाहर जाकर खाना खाना ना चाहें, वो घर ही में खाना खाना चाहें। हम मॉल में शायद खरीदारी करना ना पसंद करें, ऑनलाइन खरीदारी करना ज्यादा पसंद करें। जाहिर सी बात है ये ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक और बेहतर समय आने वाला है। लेकिन ज्यादा बेहतर हो कि हम अपने लोकल दुकानदारों के लिए भी ये व्यवस्था कर पाए कि वो भी सामान हमारे ऑर्डर से हमारे पास पहुंचा पाए।
एक और बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है और वो है संस्कृति और धर्म के। जहां हम हर मंगल और हर शनिवार को मंदिर जाते थे, हर संडे को चर्च जाते थे, हर शुक्रवार को मस्जिद जाते थे, रोज ही, कुछ लोग तो रोज वाले थे, अपने धर्म स्थान पर जाते थे, उनकी अपनी आस्था है। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से इन सब पर एक तरह से ब्रेक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोना का खतरा है, तो मंदिर भी बंद है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा कि अब लोग धर्म स्थलों पर भी उतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाएंगे जितना कि पहले जा रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा बदलाव जो कि बहुत सकारात्मक बदलाव है, और वह है इकोलॉजिकल चेंज, क्लाइमेट चेंज। हमारी नदियों का पानी स्वच्छ हो गया, हमारा वातावरण स्वच्छ हो गया है। और इसीलिए कुछ लोग जो है आपस में कमेंट करते हैं कि भाई मरने की दर कम हो गई, कोरोना से ज्यादा मरने की बात हो रही थी, अब तो रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए, अब तो श्वास से या अन्य रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी हो गई। तो कहीं ना कहीं जब हम लास्ट अंत में उपायों की चर्चा करेंगे तो थोड़ा उन चीजों पर भी बात करेंगे कि क्या वह समय नहीं आ गया है कि हम इस पूरी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसी को चेंज करने के लिए विचार करें। जो इकोलॉजी से जुड़े हुए इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे अर्थशास्त्री जो कि पारिस्थितिकीय तंत्र का अध्ययन करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, क्या अब यह समय नहीं है कि हम सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ना करें, बल्कि एक ऐसी विकास पद्धति ढूंढें जो कि इस तरह के आपदाओं के लिए स्थान ही न दे। हम उस पर अंत में बात करें। सेकेंड स्लाइड। पंकज जी, दूसरी स्लाइड दिखाइए। हाँ, धन्यवाद। अब देखिए, ये जो है लॉकडाउन का असर जो सबसे ज्यादा, इसीलिए मैं सबसे पहले एड्रेस कर रहा हूं मजदूरों को, क्योंकि अगर नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन का किसी पर प्रभाव पड़ा है तो मजदूरों पर। सरकार या सरकारें हम कह लें, क्योंकि इसमें राज्य सरकारें भी सम्मिलित हैं, भले ही ये नहीं कहा जा सकता कि जानबूझ करके कोई सरकार मजदूरों की उपेक्षा कर रही है, लेकिन यह कहना पड़ेगा कि सरकारें अपने तमाम संवेदनाओं के बावजूद, अपनी तमाम नीतियों के बावजूद कहीं ना कहीं इस मोर्चे पे असफल रही है। क्योंकि मजदूरों के लिए जो व्यवस्था शुरू में होनी चाहिए वो व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है, और अभी भी मजदूर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चल करके, साइकिल से चल करके, रिक्शा से चल करके, ठेले से चल करके अपने घर पहुंच रहे। हम घर में बैठे हुए बोर हो रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं कराई है, उन्हें राशन भी मिल रहा है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी इस बात के लिए आगे आई हैं, लोग व्यक्तिगत तौर पर आगे आकर उनकी मदद किए हैं। लेकिन यह समस्या का आकार जितना बड़ा है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो यह जो सहायता है वो थोड़ी पड़ जाती है। इसलिए यह जो इतना बड़ा माइग्रेशन, जो स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा माइग्रेशन आप कह सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नीतिगत असफलता झलकती है। क्यों नहीं मजदूरों को पहले ही पहुंचा दिया गया उनके घर गांव जहां वे जाना चाहते थे? जब यही काम बाद में होना था तो ये काम पहले भी हो सकता था। लॉकडाउन 24 मार्च को लागू किया गया, वो एक बिल्कुल सही कदम था, लेकिन लॉकडाउन लागू करने के बाद भी उन्हीं सारे सतर्कताओं के साथ जो सतर्कता अब बरती जा रही है, उन्हें उनके घर पहुंचाया जा सकता था, उनके गांव पहुंचाया जा सकता था, उनके गांव के बाहर जो प्राइमरी स्कूल है या जो ग्राम सभा है वहां पे उनको क्वारंटाइन किया जा सकता था। लेकिन शायद उस समय
एक तथ्य ये भी है कि उस समय भारत सरकार के पास या राज्य सरकारों के पास न तो उतने मास्क मार्केट में उपलब्ध थे, न तो आपके सैनिटाइजर्स उपलब्ध थे, न तो हमारे पास जांच किट्स ज्यादा उपलब्ध थी, न तो वेंटिलेटर्स थे, न तो पीपीई किट्स थे। इसलिए उस समय संकट ज्यादा था और भारत जैसे देश में अगर ये उस समय ज्यादा फैलता तो शायद उसको संभाल पाना मुश्किल होता और लाखों लोगों की जान जाती। हालांकि अब ये स्थिति है कि अब अगर सरकार लॉकडाउन में ढील देती है, क्योंकि कई लोग इस बात को उठाते हैं कि लॉकडाउन तब जब कम केसेस थे तो लॉकडाउन आपने जारी रखा और अब जबकि ज्यादा केसेस हैं आप लॉकडाउन में लगातार ढील दे रहे हैं, मजदूरों को उनके घर गांव भेज रहे हैं। लेकिन अब स्थितियां अलग हैं। उस समय लोग सचेत नहीं थे, उस समय लोग पूरी तरह से तैयार नहीं थे, उस समय लोग पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे। आज लोग मानसिक रूप से तैयार हैं, आज लोग प्रशिक्षित हैं। आज हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी हो चुकी हैं कि अगर लाखों लोग भी बीमार पड़ जाएं, कोरोना ग्रस्त हो जाएं, तो उनके लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास टेस्ट किट्स हैं, उनके लिए पीपीई हैं डॉक्टरों के लिए या जो भी अन्य जो कोरोना योद्धा हैं उनके लिए। तो इसलिए अब जो संकट है वो हैंडल करने की उसे ताकत सरकार के पास आ गई। इसलिए अब यदि लॉकडाउन में ढील भी दी जाती है तो वो स्थिति नहीं है जो कि 24 मार्च को स्थिति थी या शुरू के फेज में हमारी स्थिति थी। इसलिए अब सरकार को इस बात के लिए जरूर सोचना होगा कि जान के साथ साथ जहान जरूरी है। अब तो ट्रेड ऑफ है ना एक प्रकार से, कोरोना में और अर्थ और रोजगार में। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि ऐसा नहीं कि हम कोरोना से बचाते बचाते लोगों की ये स्थिति आ जाए कि लोग भूखों मरने लगे। इसलिए अब जो है जहान की चिंता करना बहुत जरूरी है। तो जान और जहान अब दोनों जरूरी है। एक जो है मैं इंडिया टुडे में देखा था वो इसकी जस्ट पहले वाली जो स्लाइड थी जिसमें कि अलग अलग लॉकडाउन के की उसमें तारीखें दी गई हैं और उसमें माइग्रेंट्स की क्या स्थिति थी उसको दिखाया गया है। उस स्लाइड को देख करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूरों की स्थिति में किसी प्रकार का कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अब देखिए जो स्लाइड आपके उसमें दिख रही है, गृह मंत्रालय के हिसाब से 1 लाख से ज्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो 1 मई तक जो स्पेशल ट्रेन सरकार ने चलाई थी उससे घर लौट चुके हैं। लेकिन जो जाने वालों की संख्या है जिन्होंने अप्लाई किया कि नहीं हम जाना चाहते हैं, सिर्फ गुजरात में 8,60,000 लोग, नहीं 2 मिलियन लोग रजिस्टर्ड है। 8,60,000 पंजाब में है और 3,61,000 केरला में। ये सिर्फ 3 राज्यों की संख्या है। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, ये 2 और बड़े राज्य हैं जहां के यूपी और बिहार के मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। साउथ इंडिया के मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कि बंगलौर में है, मद्रास में है, ऐसी तमाम जगहों पर, हैदराबाद में है। उसका आंकड़ा इसमें नहीं है। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़े स्तर का पलायन है और कितनी बड़ी समस्या है। और अभी हम उस पैकेजेस पर आएंगे। हालांकि ये 2 दिन में जो पैकेजेस दिए गए हैं उसको मैं स्लाइड बनाते समय बहुत सारी चीजों को मैं सम्मिलित नहीं कर पाया हूं, लेकिन 2 दिन से वो लगातार आ रहे हैं। उसमें जो फिजिकल मेजर्स होने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक पैकेज में 2 चीजें हैं, मॉनेटरी और फिजिकल मेजर्स। तो जो राजकोषीय उपाय होने चाहिए, जो सरकार को वास्तव में उनके ऊपर व्यय करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो अभी भी बहुत थोड़ा है। वो इस समस्या को, जो जितनी बड़ी समस्या, उस हिसाब से सरकार जो खर्च कर रही है उन मजदूरों के लिए, उन माइग्रेंट्स के लिए, वह पर्याप्त नहीं, वो कम है। नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि जो सैलरीड क्लास में काम करने वाले लोग हैं जो कि कम है। पहले से हम जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ लगभग 93% लोग हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करते हैं। आप देखिए यहाँ नौकरियों की स्थिति दी गई है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि अस्थायी रोजगार प्राप्त नहीं है। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, जिनकी नौकरी की निश्चितता नहीं है।
उन्हें असुरक्षा ज्यादा है, इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें जो इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी है वो उन्हें उपलब्ध कराए। नेक्स्ट स्लाइड। हम ज्यादा आंकड़ों पे नहीं जा रहे हैं, अब आंकड़े जो है हम इस आधार पर हम विश्लेषण आगे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब देखिए जो हम लोग बात शुरू में ही कर रहे थे कि जो एस्टिमेट्स हैं उसमें लगातार परिवर्तन आ रहा है, और जो नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी नमूना ने जो घोषणा की है, पहले उसने -0.4% कहा था ग्रोथ रेट, अब जो है -5.2% कहा। अब आप सोच लीजिए कि पिछली साल जो भारत का कुल जीडीपी था वो 200 लाख करोड़ रुपए, और 200 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से अंदाज लगाया था सरकार ने कि इसमें 5% की वृद्धि होगी 20 से 21 में। वो तो सारे अनुमान ध्वस्त हो गए, वो बजट का कोई मतलब ही नहीं रह गया जो 20-21 का हमारे वित्त मंत्री महोदया ने प्रस्तुत किया था, वो तो सब सारा जो है मामला गड़बड़ हो गया। अब -5% का मतलब ये हुआ कि पिछली साल से भी हमारा उत्पादन कम होगा। अब उसमें भी उत्पादन किसका ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ एक बड़ी विडंबना है। मूल्यांकन करते समय ये मेरा पॉइंट मैंने दिमाग में रखा हुआ है कि उस पर मैं बात करूंगा। ये स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक सारा मूल्यांकन ही अर्थशास्त्रियों का इसी बात पे रहा है कि ग्रोथ रेट कैसे नहीं रही, उत्पादन किस दर से बढ़ा, उसके कंपोजिशन पर हम ध्यान नहीं देते। तो ये जो ग्रोथ बढ़ेगी इसमें भी हमारे उन निचले तबके तक कितना जाएगा बड़ा महत्वपूर्ण, जिसको कि ये हमारी नीतियां अभी भी उस रूप में एडजस्ट नहीं कर रही, और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये ग्रोथ सिर्फ बढ़ने से हमें खुश नहीं होना चाहिए। 5% प्लस रहता तब भी खुश होने वाली बात नहीं, क्योंकि वो माइग्रेंट्स के पास कितना जाएगा, उन वो 30% जो गरीब है उनके पास कितना जाएगा, ये टाटा बिरला अंबानी अदानी में ही बढ़ जाएगा। अभी ये जो अनुमान आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आईएलओ का, ये 15-20 दिन ये लगभग 20 दिन पहले का अनुमान है, मार्च के लास्ट में, एक महीना भर पहले का अनुमान है कि 400 मिलियन जो है असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर गंभीर गरीबी में चले जाए। अर्थात जो सरकार द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा है, जो उनको न्यूनतम जीवन स्तर जिस पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो अपना उस मिनिमम जीवन निर्वाह स्तर को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। संतोष जी, तो आप ये देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा मरीज हैं, और जिन राज्यों का जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, इनका, इन 3 राज्यों का जीडीपी में लगभग 1/3 योगदान, और यही सबसे ज्यादा मरीज है। ज्यादा मरीज होने का मतलब है कि रेड जोन में, रेड जोन में का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी नहीं हो सकती, वो चालू नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियों को खोला गया है, लेकिन अब ये सप्लाई लिंक कैसे जुड़ेगी? बहुत सारी चीजें जो रेड जोन से आनी है, ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में वो नहीं आ पाएंगी। तो जब उस जोन से इस जोन में नहीं आ पाएंगी तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां जब उन्हीं 2 राज्यों में है, तो जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में आर्थिक गतिविधियां खोली गई हैं, वहां भी सिर्फ नाम भर के खोली गई हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जो 20% थी वो बढ़ करके 30%, 35% या 40% हो जाए। जो मार्च में देखा गया कि आप देखिए ये जो लास्ट वाली लाइन है कि द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्रॉप्ड 18%, while the demand for electricity was down 8.8%, and these industries are not exempted from the lockdown. ये सिर्फ मार्च की बात है। अप्रैल में
अगर हम देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मांग में नियर अबाउट 80% की कमी आई है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो लगभग 60%, 50 to 60% तक इसका कंजम्पशन कम हुआ, क्योंकि ज्यादातर उद्योग बंद रहने के कारण, परिवहन बंद रहने के कारण, परिवहन व्यवस्था पूरी बंद रहने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मांग में लगातार कमी आई और बिजली की भी मांग में कमी आई है। इसीलिए जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो इतनी घाटे में चली गई हैं कि उनके लिए सरकार ने अलग से 80,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो स्थितियां हैं वो स्थितियां ऐसी हैं जो कि अभी भी ये बता रही हैं कि कितना स्थिति कितनी गंभीर। जो सबसे नेक्स्ट स्लाइड, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर हैं इस कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण, वो है हमारे एविएशन सेक्टर। सारे जो जहाजें हैं, प्लेन्स हैं, वे एक जगह खड़ी हैं, ज्यादातर उनके रखरखाव का खर्चा फिर भी आता है, ज्यादातर कर्मचारियों को फिर भी सैलरी देनी है। जाहिर सी बात है कि ये उद्योग जो कि पहले से ही थोड़ा अच्छी स्थिति में नहीं था, वो अभी लॉकडाउन के बाद बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। दूसरा सेक्टर जो कि लगभग बंद है, पूरी तरह से बंद है, वो है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि करोड़ों लोगों को व्यवसाय मिला हुआ है। अभी आप देखेंगे कि अभी आगे मैंने वो डाटा दिया है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से वो कम रोजगार देती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई नई तकनीक आई तो वो रोजगार का विस्थापन कर देती है, डिस्प्लेसमेंट कर देती है। लेकिन खासियत ये होती है कि जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो ये तमाम एलाइड एक्टिविटीज को जन्म देती है, तमाम एलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट होती हैं विच जनरेट एम्प्लॉयमेंट। यह जो रोजगार पैदा होता है अप्रत्यक्ष रूप से, वो उस प्रत्यक्ष रोजगार की अपेक्षा कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को अगर मिला दें तो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। वो इस समय पूरी तरह से ठप, और ठप ही नहीं है, ये पूरा लॉकडाउन हट भी जाए तो लोग एक बार जो है बहुत सोचेंगे कि हम जो है कहीं घूमने जाएं कि न जाएं, जाएं तो कहाँ रुकें, कैसे रुकें, किस प्रकार के होटल में रुकें, कहाँ खाएं, कैसे खाएं। इसलिए ये तो एक इतना बड़ा बदलाव होगा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को तो अपने में पूरी तरह से एकदम आमूलचूल परिवर्तन 2 साल में ले आना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही नहीं चलेगा जैसे पहले। लोग उस स्थानों पर जाने में डरेंगे जहां की ज्यादा भीड़ होती है। दूसरा नॉन एसेंशियल गुड्स का, क्योंकि एक तो लोगों की आय कम हो गई है और दूसरा क्योंकि संकट की स्थिति है, लोग असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि कम व्यय करना चाहें। और जब कम व्यय करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक तो आय पहले से कम है, पहले से कम हो गई, दूसरा उनका व्यय का लेवल भी कम हो जाएगा। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है जो ड्यूरेबल गुड्स, जो नॉन एसेंशियल कमोडिटी। दूसरा रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में विशेष रूप से जो हम बात कर रहे थे बिग बाजार वगैरह जैसे हैं, जो मॉल्स हैं, मॉल्स पे लोगों की खरीदारी, मॉल्स में जाकर होने वाली खरीदारी काफी कम होगी। और ये कुछ सेक्टर्स हैं, जाहिर सी बात है कि इससे जो मध्यम और लघु कुटीर उद्योग हैं वहां भी प्रभाव पड़ा क्योंकि वो बंद हो गए हैं। और ये तो एक तरह से जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे उद्योग हैं ये तो हैंड टू माउथ टाइप के हैं, जैसे कि डेली वेजर होता है, इसलिए इन उद्योगों की स्थिति भी बहुत खराब है। ये सारे ऐसे उद्योग हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये जो आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें कि एविएशन सेक्टर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल सेक्टर,
इनका अर्थव्यवस्था में क्या कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए एविएशन सेक्टर का 2.4% कंट्रीब्यूशन, टूरिज्म सेक्टर का 9.2% कंट्रीब्यूशन है। और आप देखिए कि जो टोटल डायरेक्ट जॉब है वो एविएशन सेक्टर में 60,000 लोगों को है, जबकि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और ये 4 करोड़ लोग लगभग जो है इस समय जो जॉब इफेक्टेड है, इन्होंने दिया है कि लगभग 38 मिलियन, लगभग 4 करोड़ लोग जो है आप एक कह सकते हैं कि अभी भी, क्योंकि ये तो पूरी तरह से ठप है, ये तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। बाकी सेक्टर तो फिर भी जो है राशन की दुकानें थोड़ी बहुत खुली हुई हैं वो, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ठप है। इसी तरह से रिटेल सेक्टर में आप देख लीजिए 11 मिलियन लोगों के, लगभग 1 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। इसका जीडीपी में रिटेल सेक्टर का 10% योगदान है। और उसमें बड़ा योगदान जो है हमारे छोटे छोटे उद्यमों, जो छोटे छोटे हमारे मोहल्ले में बेचने वाले लोग हैं, उनका योगदान है, वो इसमें बेरोजगार पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, आपको जो दूसरे दो कुछ प्रभावित सेक्टर हैं, ऑटो सेक्टर में आप देखिए मार्च में मैं देख रहा था, अप्रैल में मैं देख रहा था, अप्रैल में जो मारुति की बिक्री थी वो 0 थी। शायद मारुति ने जब से उत्पादन शुरू किया होगा तब से मारुति की बिक्री कभी शून्य नहीं हुई होगी। हीरो होंडा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किसी चीज की बिक्री नहीं, क्योंकि बाजार ही बंद है। लोगों के पास जो पैसा है कब तक खुलेगा, कब पैसा मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो अस्थायी आय वाले कितने % लोग, मुश्किल से 5-10 मतलब 5-7 करोड़ लोग, कुछ सरकारी कर्मचारी और कुछ जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले हैं। इसलिए मांग में कमी के कारण, उद्योग तो बंद है ही, मांग में भी कमी के कारण आप देख रहे हैं कि जो आप इनके स्टोर रूम में सजे हुए हैं माल, वो भी नहीं बिक सकते हैं क्योंकि बाजार बंद है। उसी तरह से आप देखिए कि एमएसएमई है, जिनका कि 29% जीडीपी में योगदान, 40% इनका एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन, नियर अबाउट 40% इनका हमारे टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है। पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो है बहुत बड़ा, जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ये सब जो है आपके छोटे छोटे उद्योग हैं जिसमें ये लोग काम करते हैं। तो 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, 40% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वह सेक्टर आज जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है। यह सेक्टर ऐसा था जो कि सबसे ज्यादा डिमोनेटाइजेशन से भी प्रभावित हुआ। यह सेक्टर ऐसा था जो कि सबसे ज्यादा जीएसटी के कारण भी प्रभावित हुआ। और यह सेक्टर ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन के कारण भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, इनको दोबारा शुरू करने के लिए उद्यमियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। नए सिरे से पूंजी जुटाएं, नए सिरे से कच्चा माल जुटाएं, नए सिरे से मजदूरों को जुटाएं, और तब रोजगार शुरू करना, दोबारा रोजगार शुरू करना एक नए उद्योग से शुरू करने से थोड़ा ही कम कठिन होता है। उसी तरह से टेक्सटाइल सेक्टर में आप देखिए कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी में 2% ही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट देने वाला एक बहुत बड़ा सेक्टर, लगभग 1 करोड़ लोग जो है वो आपके लॉकडाउन के कारण प्रभावित होंगे। नेक्स्ट, ओवरऑल जो स्थिति है आप देखेंगे कि औद्योगिक स्थिति मार्च और अप्रैल में, मार्च के लास्ट में और अप्रैल में काफी चिंताजनक रही। और आप देखेंगे कि हमारे अभी जो आंकड़ा 4-5 दिन पहले भारत सरकार ने दिया है, उसमें उसने बताया कि किस तरह से औद्योगिक उत्पादन में भयानक गिरावट आई। 45%, ये जो आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है, 45% ऑफ द हाउसहोल्ड, CMIE का ये सर्वे है, during the lockdown said that they are worse off than they were a year ago. साल भर पहले से की अपेक्षा लगभग 45% हाउस होल्ड्स का मानना था कि वह खराब स्थिति में। मतलब जो सबसे खराब बात है ये कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट लगातार कम हुआ है।
डिमोनेटाइजेशन के बाद कम हुआ, जीएसटी लागू होने के बाद कम हुआ, और अब जो है लॉकडाउन के बाद इसमें और कमी आई। अब देखिए ये कम होकर के 35.5% रह गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कंपनियों के साथ दिक्कत क्या है, छोटी छोटी कंपनियों की। अगर हम सारे कंपनियों की बात करें, बड़ी कंपनियां तो वैसे भी अगर आप पेड-अप कैपिटल के आधार पर देखें तो उन कंपनियों की संख्या बड़ी थोड़ी है, लगभग जो है 20,000 से ज्यादा कंपनियां नहीं है। ज्यादातर कंपनियां तो छोटी कंपनियां, और इन कंपनियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मजदूरी में जाता है। अब सरकार ये कह रही कि भाई अपने आप मजदूरी दीजिए। अमेरिका ने बहुत सारी कंपनियों को मजदूरी देने के लिए मदद की। ब्रिटेन ने अपने मजदूरों, अपनी सारी कंपनियों से कहा कि भाई जो आप सैलरी देते हैं उसका 20% हम देंगे, आप उनको पूरी सैलरी दीजिए। लेकिन इस तरह का भारत सरकार ने कोई इस तरह का भी प्रयास नहीं किया है। उनसे कहा जरूर है, वो जरूर ईपीएफ प्रोविडेंट फंड के थ्रू थोड़ी बहुत मदद देने की कोशिश किए हैं कि उनका जो जो डिस्पोजेबल इनकम है थोड़ी बढ़ जाए, लेकिन वास्तव में कोई उस तरह की मदद नहीं है जिससे कि ये अपनी आय को लगातार, जो फ्लो ऑफ इनकम है वो लगातार बनी रहे। तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी अगर सैलरी देती है तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो या तो सैलरी में कटौती करेंगी या तो लेबर में कटौती करेंगे, दो ही इनके पास उपाय हैं। क्योंकि मांग कम हो जाने के कारण उत्पादन भी उतना ये नहीं कर सकती जब तक कि बिकने की पूरी तरह से गारंटी ना हो जाए। नेक्स्ट, हम अगर अलग अलग जिन सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे अगर हम देखें तो ऑटो मेकर्स, अगर हम परिवहन क्षेत्र को देखें तो जो कि जनवरी फरवरी में चीन से सप्लाई कम होने के कारण, क्योंकि जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं उसका एक बड़ा पार्ट हम चीन से आयात करते हैं, और जनवरी फरवरी में जो सप्लाई बाधित हुई थी उसके कारण ऑटो सेक्टर पर एक असर पड़ा था। लेकिन मार्च में बंद हो जाने के बाद जो है, जो जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो ऑटो सेक्टर की स्थिति और खराब हुई, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। और हम लोगों ने देखा कि ये लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है जो ऑटो सेक्टर और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में है। वो इसके पहले जो हमने स्लाइड दिखाई थी उन सारी चीजों पर हम लोगों ने विस्तार से सारे आंकड़ों को हम लोगों ने देखा था। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑटो सेक्टर जो है प्रभावित हुआ है। दूसरा, होटल इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी सेक्टर, होटल, हॉस्पिटैलिटी और प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट भी डिमोनेटाइजेशन के बाद आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था हमारा रियल सेक्टर इन द सेंस, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी इसी सेक्टर में लगती थी। अब ये अलग मुद्दा है कि ब्लैक मनी जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्लैक मनी अर्थव्यवस्था को संचालित करने में कभी कभी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और विशेषकर रियल सेक्टर के रिवाइवल में तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। डिमोनेटाइजेशन के बाद क्योंकि ब्लैक मनी में बहुत कमी आई, इसलिए ये जो हमारा पूरा प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर है, जो कि पहले से मार खाए हुए था जीएसटी के कारण और उससे ज्यादा डिमोनेटाइजेशन के कारण, ये अभी भी इसकी इन्वेंट्री खत्म नहीं हुई थी। ये इन्वेंट्री इनकी और ज्यादा बढ़ी, हाल फिलहाल जो है इनकी इन्वेंट्री में और ज्यादा विस्तार हुआ है। और ठीक उसी तरह से जैसा कि हम कह रहे थे कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट से द क्राइसिस विल बी ग्रेटर देन 9/11 और द 2008 फाइनेंशियल मेल्टडाउन। जो 9/11 के अमेरिका की घटना थी और 2008 का जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन था, उससे कई गुना ज्यादा असर जो है वो ऑटो इंडस्ट्री पे पड़ने वाला, ये आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे भी पड़ने वाला है, और करोड़ों लोग हम लोगों ने देखा कि बेरोजगार। एमएसएमई के बारे में हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट स्लाइड संतोष जी, नेक्स्ट स्लाइड्स बढ़ाते जाइए संतोष जी। हाँ, ये होटल इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में हम लोगों ने बात की, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट संतोष जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्लाइड्स को, इस स्लाइड को आगे बढ़ा दीजिए।
जो लघु कुटीर उद्योग है, मध्यम उद्योग है, जिसमें कि बहुत बड़ी वर्कफोर्स काम करती है, 120 मिलियन, और पूरे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का लगभग एक तिहाई से ज्यादा ये हमारे छोटे छोटे उद्योग कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस समय का जो डाटा वो कह रहा है, जो जिस स्रोत से मैंने लिया है, कि 45% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट कंप्राइजिंग एमएसएमई प्रोडक्ट्स, 45% इनका कंट्रीब्यूशन। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो आय का प्रवाह रुका हुआ है, उसके कारण ये उद्योगों की स्थिति खराब है, और लगातार जो है इनके काम करने वाले लोगों के रोजगार में कमी आई। नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि टाइम हो रहा है, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इस पर बात करके नीतियों पर आएंगे, पॉलिसीज पे आएंगे। आईटी सेक्टर के लिए ये उतना खराब नहीं रहा। हमारे परिचित थे, उनका बेटा ब्रिटेन में काम करता है, लंदन में है। वो कह रहा था कि इस समय आईटी सेक्टर का काम बहुत बढ़ गया, क्योंकि उन्हें सारे प्राइवेट सेक्टर्स का डाटा इकट्ठा करके ये देखना है कि सरकार को किस किस कंपनी के किस किस कर्मचारी को कितना कितना, अगर 20% कंट्रीब्यूट करती है तो कितना देना है। तो ये काम जो है किसी आईटी कंपनी को दिया गया है, और आईटी कंपनियों में काम करने वाले लोग इस समय घर बैठे ये काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी भले न हुई हो, लेकिन जो वर्क फॉर होम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया अगर किसी सेक्टर ने, तो वो आईटी सेक्टर है। और चूंकि आईटी सेक्टर हमारे यहाँ का बहुत मजबूत है, हम बहुत सारी सर्विसेज इसके द्वारा, हमारी सर्विस एक्सपोर्ट से काफी इनकम पैदा होती है, इसलिए ये सेक्टर अभी भी बेहतर काम कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 92 to 93% ऑफ द वर्कफोर्स वर्किंग फ्रॉम होम, एंड सम इवन 100%। तो जो सबसे कम प्रभावित होने वाला सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। नेक्स्ट स्लाइड। उसी तरह से हम देखें जेम्स एंड ज्वेलरी में भी लगभग 46 लाख वर्कर्स काम कर रहे हैं। और एक तो समय था 80s में, जब हम लोग पढ़ते थे इकोनॉमिक्स, तो जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे ज्यादा निर्यात में कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर हुआ करता था। हालांकि हाल के वर्षों में जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात में थोड़ी कमी आई है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर भी प्रभावित हुआ है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के प्रभावित होने के कारण ये भी है कि इसका 65% कंपोनेंट आयातित होता है, इंपोर्टेड होता है। तो इंपोर्ट भी चूंकि प्रभावित हुआ है, इसलिए यह सेक्टर, बाकी तो उद्योग बंद है, इसलिए भी यह सेक्टर जो है वो काफी प्रभावित हुआ है। और रिटेल सेक्टर की हमने बात की कि लगभग 4 से 6 करोड़ लोग जहां एम्प्लॉयड हैं, ये जो है संभावना कि एक बहुत बड़ा तबका का रोजगार प्रभावित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ सप्लाई चेन भी बाधित है और मांग में भी कमी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इन सेक्टर्स पे जो हम लोगों ने प्रभावों की बात की है, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो भविष्य में नए नॉर्म्स डेवलप होने वाले, इकोनॉमी का स्वरूप जो है वो बदलने वाला है। वो इकोनॉमी का वह स्वरूप नहीं होने वाला है जिस इकोनॉमी को हम लोगों ने अब तक देखा है। इकोनॉमी के स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव है। हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तवज्जो दी जाए। ये भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिले। एक नया आप जानते होंगे, अगर इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी ज्यादा होंगे, गिग इकोनॉमी, जिसमें कि ये गिग इकोनॉमी जो है पिछले एक दशक से काफी प्रचलन में है, जिसमें कि अस्थाई रोजगार नहीं दिया जाता है। अस्थाई रूप से लोगों को रोजगार पे नहीं रखते हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, संविदा पे रखते हैं। और अब तो सरकार भी संविदा पर मजदूरों को रखने पर ज्यादा, क्लास 3 और क्लास 4 का अपॉइंटमेंट ही ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में बंद हो गया। वो भी गिग इकोनॉमी का एक पार्ट है। तो अब कंपनियां ज्यादातर ऐसे जॉब क्रिएट करेंगी, ऐसे नौकरियां क्रिएट करेंगी जो कि संविदा पर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर, जिससे कि उसकी अपनी कोई उस तरह की जिम्मेदारी ना हो, और उन्हीं सारी जिम्मेदारियों से बदल। हालांकि ये रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि
मैं विश्वविद्यालय में भी देख रहा हूँ, कॉलेजेस में भी देख रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए मजदूर हैं उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। उनको बहुत सारी जगहों पर तो मिनिमम वेज रेट भी, मतलब मिनिमम वेज भी नहीं दी जाती है, और जो ठेकेदार है वो कमाता है, जो ठेकेदार है वो उसमें से पैसा लेता है, उनको वास्तविक मजदूरी जिस पर वो सिग्नेचर करता है वो वास्तविक मजदूरी तक नहीं मिलती। तो ये हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस तरह की गिग इकोनॉमी डेवलप करे। जो माइग्रेंट वर्कर्स शहरों से गांव में गए हैं, वे हो सकता है कि कुछ जो स्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड हैं उनको उस लायक काम न मिले और वे अपने कम योग्यता वाले काम को करने के लिए बाध्य हों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार जो भी रोजगार बढ़ाने का प्रयास कर रही है वह स्किल्ड लेबर नहीं है। और कुछ जगहों पर अगर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश भी की जा रही है तो ये जरूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति जाए उसे उसकी योग्यता के हिसाब से काम मिल पाए। मनरेगा के तहत सारे लोग कार्य नहीं कर सकते। जो स्किल्ड लेबर है वो मनरेगा के तहत काम करना नहीं चाहेगा, मजबूरी में कुछ भले काम कर। इसलिए इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज ये कि इससे जो चीजें आगे आने वाली हैं, जो नई तरह की इकोनॉमी आने वाली है, उसमें ई कॉमर्स, ई हेल्थ, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट के ये पूरे तरीके हैं वो बदलने वाले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जोर बढ़ेगा, रोबोट पर हमारी निर्भरता बढ़ सकती है, विशेष रूप से कंपनियों की निर्भरता बढ़ेगी। वो कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहेंगे, जिससे कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए वो, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी समस्या है शहरों में माइग्रेशन के कारण, शहरों से गांवों की ओर, कि अगर वो उत्पादन शुरू भी करें तो लेबर की इस समय कमी हो गई। इसलिए हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि ऐसा कर सकती हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट पे ज्यादा अपनी निर्भरता को बढ़ाएं। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन एजुकेशन जैसी चीजें आप देख ही रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हो सकता है कि अभी मैं कल ही आज तक देख रहा था, उसमें दे रहा था कि लोग 2/3 से ज्यादा लोगों ने ये कहा है कि अगर स्कूल खुलते भी है तुम 6 महीने तक बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे। तो इस तरह की स्थितियां नहीं क्रिएट हो सकती। अब दूसरी एक बात हम जो करना चाह रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम इस स्लाइड्स को संतोष जी आप बढ़ाइएगा, कि हाउस होल्ड ने इस लॉकडाउन की स्थिति को किस तरह से इसका मुकाबला किया है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अभी हाल ही में जो सर्वे किया है 18 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में, ये इस बात को दिखाने की कोशिश है कि भारतीय हाउस होल्ड्स ने किस प्रकार से इस स्थिति का मुकाबला किया है। क्योंकि लॉकडाउन का जो प्रभाव है वो काफी अधिक है, महत्वपूर्ण है और काफी व्यापक है। इसलिए जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव सभी हाउस होल्ड्स पे पड़ा हुआ है। आप देखिए ये जो चार्ट है, ये जो फिगर आपके सामने है, रूरल इंडिया वाज हिट बाय लॉकडाउन, प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स रिपोर्टिंग इनकम लॉस। जो सबसे निचला 20% है, जिसकी इनकम 3,800 तक है मंथली, वो आप देखिए वो ये कह रहा है कि हमें लगभग 90% तक, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 84% और अर्बन एरियाज में 90% तक हाउस होल्ड ये कह रहे हैं कि हम जो है लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, हमारी आय में कमी आई। और जो ऊपर का 20% है वो, उसमें आप देखिए तो अर्बन पॉपुलेशन ये कहने वाली कि हमारी इनकम में कमी आई है 54% है, लगभग 55% है, और 82% जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहती है कि हम आय में कमी महसूस कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको ग्रामीण और रूरल और अर्बन सेक्टर में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जो 60% पॉपुलेशन है उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो ऊपर की 40% पॉपुलेशन है वो गांवों में अधिक प्रभावित है,
उसके आय में कमी आई है ऐसा मान रही है, जबकि शहरी पॉपुलेशन इसको कम मान रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 85% जो हाउस होल्ड्स हैं वो ये मानते हैं कि उनकी मंथली पर कैपिटा इनकम कम हुई। और अगर आप देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि 90% of households which incomes in between this range have experienced a fall in the income। मतलब जिसकी जो बॉटम 60% वाले हैं उसमें से ज्यादातर लोग इस बात को महसूस किए हैं कि उनकी आय में कमी आई। इस स्लाइड को आगे बढ़ाइए। बहुत सारी चीजें हम उस डायग्राम को ही देख करके समझ गए हैं। हाँ, जो दूसरा डायग्राम है ये बता रहा है कि अक्रॉस द इंडिया, जो पूरे भारतवर्ष में 34% ऑफ ऑल हाउसहोल्ड्स रिपोर्ट बीइंग एबल टू सर्वाइव फॉर नो मोर देन 1 वीक विदाउट डिस्टेंस। अगर मतलब अगर उन्हें कोई सहायता नहीं मिली तो 34% लोगों का ये मानना है कि वह 1 हफ्ते से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई उन्हें सरकारी सहायता नहीं मिले या सामाजिक संस्थाएं आगे नहीं आए तो लगभग 34% लोग ऐसे हैं जो कि ये मान रहे हैं कि वे 1 सप्ताह से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। और लगभग 22% लोगों का ये मानना है कि वह महीने भर या उससे ज्यादा, मात्र 22% लोगों का मानना महीने भर उससे ज्यादा सर्वाइव कर सकते। ये इस स्थिति को बता रही है कि जो माइग्रेशन हो रहा है, जो शहरों में काम करने वाले लोग हैं या जो गांवों में जो खेतीहर मजदूर हैं या जो लेबरर्स हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो दूसरे तबके हैं, उनकी स्थिति कितनी खराब है, उनकी आय में गिरावट का उनके जीवनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये दोनों डायग्राम आपको, ये जो दूसरा डायग्राम है इस बात को इंडिकेट करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव डाल सकती है और मांग को कम करके ये पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती है। ये दोनों ही लिहाज से ये चीजें खराब है। हाँ, जो सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी बहुत ढील दी है 4 मई से 3 मई के बाद, HSBC ने एक सर्वे कराया और उस सर्वे के आधार पर HSBC ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं कि भाई जो भी 4 मई के बाद ढील दी गई उसका अर्थव्यवस्था पर, उस रिलैक्सेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, विभिन्न आर्थिक गतिविधियां उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो अब देखिए ये जो आपका टेबल है वो ये बता रहा है कि भाई रेड जोन में 130 जिले हैं जिनका कि जीडीपी में शेयर 43%, 50% एक्टिविटीज ही रेड जोन में अलाउड हैं, लेकिन मात्र 22% एक्टिविटीज शुरू हुई है। ऑरेंज जोन में जिनका योगदान 38% है उस, और ग्रीन जोन, दोनों में 70% एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउड हैं। जाहिर सी बात है कि वहां प्रतिबंध अब कम है, लॉकडाउन का प्रभाव वहां कम है, लेकिन अभी भी जो वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है वो काफी कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सप्लाई चेन है ना वो सारे सेक्टर्स में जुड़ी, सारे जोन में जुड़ी हुई है। तो जब तक पूरा सप्लाई चेन नहीं खुलेगा, जब तक पूरी पूर्त श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ेगी नहीं, हर एक जोन जो है आपस में जुड़े हुए। तो ऐसा नहीं कि भाई सीमेंट जो है महाराष्ट्र से आने वाला है और महाराष्ट्र अगर बंद है तो वो ग्रीन जोन में नहीं आ सकता है। इसलिए ओवरऑल इस रिलैक्सेशन का जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, जो HSBC का एस्टिमेट है दिखा रहा है कि अभी लगभग 60% गतिविधियां ही, आर्थिक गतिविधियां चालू हुई हैं। एक बहुत बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था का हिस्सा ऐसा है जो कि अभी भी कार्य नहीं कर रहा है।
पीएमआई इंडिकेटर जो कि एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हेल्थ को बताता है, जो कि कंपनियों के उत्पादन के स्तर को, उनके नए ऑर्डर्स की क्या स्थिति है, उनकी इन्वेंट्री का लेवल क्या है, रोजगार कितना है उनके, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो ये दिखा रहा है कि पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और पीएमआई सर्विसेज, इनमें किस तरह से अगर अप्रैल 2019 और अप्रैल 2020 की आप तुलना करें तो इसमें कितना ड्रास्टिक गिरावट आई, कितनी तेज गिरावट आई। मार्च अप्रैल में आर्थिक गतिविधियां किस तरह से पूरी तरह से ठप पड़ गई। और दूसरा असर आपका एम्प्लॉयमेंट पे दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा जो असर है वो एम्प्लॉयमेंट पे दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय तमाम जो आंकड़े आए संस्थाओं के, वो ये बता रहे हैं, सीएमआई की ही आंकड़े जो डाटा था उसने बताया कि 30% हमारे बेरोजगारी की दर बढ़ गई। 30% बेरोजगारी की दर का बढ़ने का मतलब ये है कि अब तक की हाईएस्ट, और आप देख रहे हैं ये ग्राफ भी हमें वही दिखा रहा है कि ये एकाएक किस तरह से मई में जो है ऊपर चढ़ा है और 30% तक पहुंचा हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अप्रैल के बाद आप देखिए स्थिति कैसे चेंज हुई है। ये 25 मार्च से लेकर के 4 मई तक का जो ग्राफ है वो ये दिखाता है कि किस तरह से मोबिलिटी ट्रेंड में परिवर्तन हुआ है। ये दो आपको ग्राफ दिख रहे हैं, एक जो है ड्राइविंग को दिखा रहा है, दूसरे वॉकिंग को दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि 4 के बाद जो है 30 अप्रैल के बाद ये दोनों ही ग्राफ जो है ये एकदम तेजी से वर्टिकल जो है होते जा रहे हैं। लगभग मार्च से लेकर के अप्रैल तक एक तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेंड है, लेकिन उसके बाद एक वर्टिकल ट्रेंड वो ये दिखाया है कि लोग जो है लॉकडाउन से निकलने के बाद जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज तेजी से बढ़ी हैं। जो 20-25% तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, जो बढ़ करके 50-60% हो गई। तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम आप देख सकते हैं कि कई हमारे मजदूर, जो हमारी ड्राइविंग एक्टिविटीज में वृद्धि हुई है उसके कारण कई मजदूर लगातार, आप कुछ न कुछ इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ। ये तो कहाँ 10,000 से ज्यादा लोग सिर्फ एक्सीडेंट से मरते थे हर महीने। और मैं एक डाटा पढ़ रहा था कि अप्रैल में महज 150 लोग मरे, जो कि पहले रोड एक्सीडेंट में लगभग 10,000 से कहीं ज्यादा लोग मर जाते थे। लेकिन मई में इस स्थिति में थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब देखिए एवरेज जो नॉर्मल डेज में जो एवरेज कंजम्पशन है वो लेवल काफी ऊंचा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मार्च में 24 मार्च से लॉकडाउन के बाद इसमें एकदम वर्टिकल गिरावट आई है, नीचे की ओर डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और लेकिन आपको दिख रहा है कि अप्रैल के बाद जो है मई में, 3 मई के बाद विशेष रूप से आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी थोड़ा सा वृद्धि, मतलब ये रिवाइवल को दिखा रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से रिवाइवल हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जो जनधन योजना है, जनधन योजना में सरकार ने जो शुरू में ही 24 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तो 1,70,00,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इस तरह का कुछ नाम था, जिसमें कि प्रत्यक्ष तौर पर सहायता देने की बात थी गरीबों को, गरीब परिवारों को। तो आप देख रहे हैं कि आप ये जो है ये जो जनधन अकाउंट में डिपॉजिट्स को जो बढ़ने की जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, जो वर्टिकल लाइन ये जो ये दिख रही है, वो बेसिकली ये बता रही है कि जनधन अकाउंट्स में सरकार ने जो पैसा डाला है वो बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि अप्रैल के बाद ये बगल वाला जो ग्राफ है वो ये दिखा रहा है कि कोरोना के पेशेंट्स की संख्या में वृद्धि हुई। अब देख रहे हैं कि लगातार जो है ये संख्या मई में तेजी से, ये ग्राफ अचानक आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद तेजी से बढ़ गया। नेक्स्ट।
अब ये कौशिक बसु साहब हैं, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और सलाहकार भी रहे। इस समय जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। इन्होंने कहा कि इंडिया नीड्स टू अर्जेंटली रीच आउट टू द पुअर एंड माइग्रेंट लेबरर्स हु आर वॉकिंग हंड्रेड्स ऑफ माइल्स टू रीच देयर होम्स, अदरवाइज दिस विल बी ए फेल्योर फॉर अस। अगर उन मजदूरों के लिए तुरंत कोई बेहतर कदम नहीं उठाए गए तो ये हमारी बहुत बड़ी असफलता होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है वह ये कि इसके लिए सरकार को एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेंडिंग पर ध्यान देना, मतलब सरकार को लिक्विडिटी बढ़ाने वाले उपायों से इतर सरकार जो है इकोनॉमिक पैकेज जो ले आई है उसमें दो तरह के पैकेज, एक मॉनेटरी पैकेज, दूसरा फिस्कल पैकेज। आप जानते हैं ज्यादातर अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं कि जब भी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना होता है सरकार को, विशेषकर जब अर्थव्यवस्था रिसेशन में जाती है या अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन में होती है, तो सरकार के दो बड़े महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स और फिस्कल इंस्ट्रूमेंट, एंड देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स। इन दोनों में एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसलिए दोनों ही उपाय सरकार करती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जैसा कि किन्स साहब ने कहा, हालांकि एग्जैक्टली किन्स साहब की बात लागू हो जरूरी नहीं है, लेकिन किन्स साहब ने कहा कि मंदी की स्थिति में मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है, जिसमें उन्होंने लिक्विडिटी ट्रैप की बात की। तो उस रूप में तो पूरी तरह से इनइफेक्टिव नहीं होगी, लेकिन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए और अगर रेट ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगी तो आप कितना हो सस्ता, कितना हो आप जो है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, कितना हो आप कहिए कि लघु उद्योगों के लिए हमने ये किया, बड़े उद्योगों के लिए ये किया, इतना लिक्विडिटी बढ़ा दी गई, उधार लें। लेकिन जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब तक पूरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं चेंज होगा, जब तक एक सिक्योरिटी वाला भाव नहीं है, एक्सपेक्टेशंस आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में कितनी महत्वपूर्ण, जब तक प्रोड्यूसर्स की और कंज्यूमर्स की दोनों की जो अनसिक्योरिटी वाली भावना है, जब तक उस अनसिक्योरिटी से नहीं निकलेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, निवेश बढ़े और वो उधार लेकर के निवेश करें। तो जाहिर सी बात है कि वो बात जो कौशिक बसु साहब कहते हैं कि भाई आपको फिस्कल स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि कौशिक बसु साहब ने कहा, इसीलिए मैंने इसको अपनी स्लाइड में डाला, कि जो इस समय जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी है वो भी परिवर्तित हो रही है। जापान और अमेरिका के साथ मिलकर के भारत एक ऐसी रणनीति बनाने पर लगा हुआ है जिसमें कि चीन पर निर्भरता कम की जा सके, और ये तभी संभव हो सकता है जबकि हमारे यहाँ तमाम ऐसे नियम कानून हैं जो कि काफी बाधक है निवेश में। अगर आप इसी तरह की ग्लोबलाइज्ड अर्थव्यवस्था के बारे में ही बात कर रहे हैं, अगर आप इसी विकास पद्धति पे चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी इकोनॉमी को और बेहतर बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राज 1991 में कहने के लिए आपने खत्म कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर राज अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद इंस्पेक्टर राज थोड़ा बढ़े, क्योंकि एक टकराव होना है। कोरोना के बाद जो है राज्य में और व्यक्तियों में टकराव होना है, जो सिविल सोसाइटीज है और राज्य है इसमें एक टकराव होना है, क्योंकि लॉकडाउन जो है तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाता है और सिविल सोसाइटी उन प्रतिबंधों के खिलाफ है, वो हर प्रकार के प्रतिबंधों के खिलाफ है। लेकिन लॉकडाउन ने हमें यह भी सिखाया है कि स्वतंत्रता अगर स्वच्छंदता हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसा इटली ने भी देखा, ऐसा अमेरिका ने भी देखा। वो वहां के युवाओं की वो स्वच्छंदता का परिणाम है कि वहां पे इस लेवल तक कोरोना के मरीज बढ़े। तो इसलिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कौशिक बसु साहब ने कही है कि जो हमारे यहाँ बिजनेस रैंकिंग है, जिसमें कि पिछले 5 वर्ष में काफी सुधार हुआ है, 130वें स्थान से हम 63वें स्थान पर आ गए। तो कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि कोरोना के बाद ये इसमें कोई गिरावट आए, इसमें और ज्यादा सुधार होना, जिससे कि लैंड लेबर की जो बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, या स्टेट लेवल पर भी की जा रही है, वो लैंड और लेबर रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वास्तव में उन कानूनों का जो फायदा मिलना होता है वो फायदा नहीं मिलता है, बल्कि उसका नाजायज फायदा अधिकारी भी उठाते हैं, उसका नाजायज फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट भी उठाते हैं,
इसलिए बेहतर हो कि उस तरह के कानून हट जाए। अब गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है, आपने देखा कि अभी 2 दिन लगातार वित्त मंत्री ने पैकेज दिया, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात की थी। अब इस पर हम विस्तार से नहीं जाते हैं, सब लोगों ने उन पैकेज को लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा। अगर कोई किसी विशेष मुद्दे पर बात करना होगा तो आप लोग प्रश्न पूछिएगा, मैं उस पर बात करूंगा। इसको संक्षेप में मैं खत्म कर रहा हूं कि जो शुरू का पैकेज था 1,70,00,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आरबीआई के मेजर्स थे जिसमें कि लिक्विडिटी बढ़ाने की बात कही थी, कम ब्याज दर पर ब्याज दर को कम करके कम ब्याज दर पर लोन देने की बात की गई थी। इन सारे पैकेजेस को मिला करके इवन जो फरवरी में जो सरकार ने कुछ आरबीआई ने, सरकार ने नहीं बल्कि आरबीआई कहिए, आरबीआई ने जो कुछ लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुछ तरीके अपनाए थे, उसको भी इसमें जोड़ लिया जाए, तब वो 20% जाकर के बैठता है। ठीक है, महत्वपूर्ण पैसा नहीं है, महत्वपूर्ण 20 लाख नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के लिए सरकार के प्रयास और सरकार द्वारा किए जाने वाले कितने व्यय की जरूरत है। 10 लाख करोड़ व्यय कर रही है, 5 लाख करोड़ रुपए व्यय कर रही है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए से भी वो काम हो जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए ही पर्याप्त है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार फिर जनता को ही दबोचेगी, तो टैक्स लेना है ना, तो किसी न किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा करके वो फिर वो जनता को ही दबोचेगी। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो उसका साइज ऑफ पैकेज क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि उस पैकेज का प्रभाव क्या हो रहा है और प्रभाव कहाँ पड़ रहा है। वो माइग्रेंट्स को, वो लेबरर्स पर ज्यादा उसका प्रभाव पड़ रहा है बेहतर, या लघु उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा है, या अर्थव्यवस्था के मांग बढ़ाने पे पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं यह जो स्थिति है वो इन सारी चीजों को एक साथ एड्रेस करने की, डिमांड साइड को भी एड्रेस करना है, साथ ही साथ सप्लाई चेन को भी महत्वपूर्ण करना है। एक तरफ प्रोड्यूसर है, दूसरी तरफ कंज्यूमर है, बीच में सप्लाई लाइन, और सरकार को एक तरफ कंज्यूमर को एड्रेस करना है कि उसकी डिमांड बढ़े, उसके लिए भले ही मनरेगा के तहत काम कराना पड़े या उनके अकाउंट्स में पैसा डालना पड़े, वो भी जरूरी है, क्योंकि बिना डिमांड के इनके प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनके लिए उन नाम्स को बेहतर बनाना है, उन तरीकों को बेहतर बनाना है, उन नीतियों को बेहतर बनाना है, जिससे कि वो दोबारा प्रोडक्शन चालू कर पाए। विशेष रूप से एमएसएमई, जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, वो अपने व्यवसाय को दोबारा शुरू कर पाए, लेकिन उत्पादन में तभी करेंगे जबकि मांग बढ़ेगी। और इन दोनों के बीच की जो सप्लाई चेन है उसको भी मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक वो सप्लाई चेन मजबूत नहीं होगी तब तक, और सप्लाई चेन आने वाले वर्षों में आप देखेंगे इस सप्लाई चेन का बड़ा महत्व है। इस सप्लाई चेन को कोई भी सरकार, कोई भी राज्य जितना ही बेहतर बना देती है, अर्थव्यवस्था का विकास उतना ही तेजी से होता है। तो अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना हमारे प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, तो इस सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा, और ये सप्लाई चेन तभी मजबूत हो सकती है जबकि इसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो। अभी भी सप्लाई चेन में हमारे यहाँ उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए इस सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। हालांकि जो 2 पैकेजेस आए हैं अभी, जो हाल फिलहाल जो पैकेज आए हैं, उसमें सप्लाई चेन को भी एड्रेस करने की बात है। और जो हमारे वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी ने अभी जो 2 दिन मजदूरों के लिए और किसानों के लिए और साथ ही छोटे और लघु कुटीर उद्योगों के लिए जो उपाय किए हैं, वो उपाय इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये मांग और उत्पादन दोनों बढ़ाने के लिए, दोनों को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। जो इसके अलावा अभी पीएम केयर्स फंड से सरकार ने व्यवस्था की थी कि वेंटिलेटर्स के लिए, वैक्सीन के लिए, माइग्रेंट्स के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, और ये एक मैं समझता हूँ बड़ा सकारात्मक कदम है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, एजुकेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। केरल एक छोटा सा राज्य जिसके सोशल जो डेवलपमेंट इंडेक्स हैं वो विकसित देशों से टक्कर लेते हैं, वहां कितनी सफलतापूर्वक आप देखते हैं कि कोरोना
जैसी महामारी से उस राज्य ने सफलता निपटने में सहायता उसको मिली। उसका एक बड़ा कारण ये था कि वहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.5% भी जीडीपी का खर्च नहीं होता है। अमेरिका जैसा देश 18% खर्च करता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करना होगा। ये नेक्स्ट स्लाइड, जो इकोनॉमिक पैकेज फाइनेंस मिनिस्टर ने 13 मई को घोषित किया था, जिसमें कि लघु उद्योगों को विशेष रूप से एड्रेस किया गया था। और ये एक सकारात्मक कदम इसलिए है क्योंकि उनको देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको सहायता डायरेक्ट क्यों नहीं दी जा रही। उसमें बहुत सारे उद्यमी इस स्थिति में नहीं है कि वो ऋण भी ले पाए, लेकिन सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज का 2005 से 8 के बीच में अध्ययन किया था, 2004 से 7 के बीच में, और मेरा ये देखना था कि जिन भी उद्यमियों ने सरकारों से सहायता ली उसका सही उपयोग नहीं किया, उनकी इंडस्ट्रीज कागज पे चलती। लेकिन जिन उद्यमियों ने ऋण लेकर के काम किया उसको चुकता करना है, और कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं चाहता है। इंडस्ट्रियलिस्ट कहता है कि आप हमारे यहाँ नियम आसान करिए। ये जो इंस्पेक्टर्स तमाम, एक ने तो दिखाया कि 32 विभाग ऐसे हैं जो कि साल भर किसी न किसी कारण से आते हैं, सिर्फ घूस लेने आते हैं। उसने स्पष्ट कहा कि हमने सरकार को भेजा है, उसने कहा, उसने वो लेटर दिखाया कि 32 विभाग हैं जो किसी न किसी बहाने हमारा इंस्पेक्शन करते हैं। कहा कि आप इसको खत्म कर दीजिए, हम सरकार से कोई सहायता, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं चाहिए। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बैंक वाले उनको परेशान न करें, आसानी से उनको ऋण मिल जाए, आसानी से उनको काम करने लिया जाए। टैक्स ऑफिसर उनको 3-4 महीने सरकार जो है वहां जाना, सरकार के जो अधिकारी हैं ना, सारे इंस्पेक्टर्स, वो जाना छोड़ दें और बैंक से उनके ऋण उपलब्ध करा दीजिए। हमारे यहाँ उद्यमियों के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर के, आप देखिए अभी प्रतापगढ़ का इंडिका, आप कभी जो है आलोक खंडेलवाल से मिल करके देखिए, वो आपको बस स्थिति बताएगा कि व्यक्ति की, एमएसएमई की क्या स्थिति है और किस तरह से इतना बड़ी, मतलब वो सारी स्ट्रेटजी, वो उनकी प्रोडक्शन की स्ट्रेटजी हो या मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हो, उस व्यक्ति ने 1 पैसा सरकार से सहायता नहीं किया। और प्रतापगढ़ में आपको 25-30 इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी जो कि सरकारी सहायता पे चल रही हैं, और सिर्फ 2-3 को छोड़ दिया जाए तो सब कागज पर, सब कागज पर। इसलिए खैरात बांटना ठीक नहीं है। खैरात जहां बांटनी चाहिए, जो उसके हकदार हैं, जो गरीब लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वहां सरकार को देना चाहिए। इसके लिए वकालत नहीं होनी चाहिए कि इनको भी ये देना चाहिए, मुफ्त में पैसा देना चाहिए। और ये जो है, ये पूरा पैकेजेस की बात है। और अभी मैं लास्ट में, आप इन पैकेज पर जो चर्चा हो रही है, नेक्स्ट आप देखिए, तो ये इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सरकार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पैकेज में रोजगार बढ़ाना चाहती है तो कहीं ना कहीं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटीज हैं और जो एलाइड, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, उन पर कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा। एलाइड इंडस्ट्रीज का मतलब हमारा जैसे मधुमक्खी पालन है, भेड़ पालन है, मुर्गी पालन है, पशुपालन है। और हमेशा से, सदियों से, हजारों साल से भारत की अर्थव्यवस्था का ये आधार रहा है, कोई नया नहीं। लेकिन कृषि को अलग देखा जाता है, इस तरह के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखा जाता है। मैंने लिखा था कि बहुत बड़ी संभावना है। देखिए, जनधन योजना जो शुरू की गई थी, शुरू की थी 2015, 2014 या 15 में शुरू की गई, और मोदी सरकार आने के बाद ये शुरू हुई। और इसी कारण ये संभव हो पाया, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, और इसी कारण ये संभव हो पाया कि काफी हद तक हम करप्शन रोकने में कामयाब रहे। पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से इसलिए नहीं। और देखिए, करप्शन के कारण जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना
के मरीजों की स्थिति ठीक नहीं है या जहां क्वारंटाइन सेंटर्स ठीक नहीं है, वहां के अधिकारियों की लापरवाही है, वहां अधिकारियों का करप्शन है। 10 दिन में भगा दिया और 30 दिन का पैसा लिया सरकार से। जो खाने के लिए पैसा दिया गया उसका 40% खर्च कर रहे हैं, बाकी अपनी जेब में रख रहे हैं। इस स्थिति में भी लोग करप्ट होने से बाज नहीं आए। तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मौका मिलने पर हम भी नहीं चूकते हैं। यह जो रचा बसा है, हमारे पूरे कुएं में जब भांग पड़ी हुई है, तो आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि हम अधिकारी बनेंगे तो ईमानदार नहीं होंगे और दूसरे से ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे, जब तक ये हमारे पूरे मिजाज में चेंज नहीं होगा, पूरे समाज के मिजाज में चेंज नहीं होगा, तब तक ये करप्शन जो है ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इससे बहुत हद तक कम करने में मदद मिलेगी, जो वन नेशन वन राशन की बात है। और दूसरी बात जो कि सेल्फ रिलायंट भारत की बात प्रधानमंत्री ने की थी और तमाम विरोधाभासी चीजें आई थी सामने। देखिए, आत्मनिर्भरता की कल्पना जिस रूप में हम करते हैं कि नहीं सब कुछ हम ही करेंगे, आत्मनिर्भरता उस रूप में तो संभव नहीं। आत्मनिर्भरता का अर्थ अब यह है कि ज्यादातर जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं अपने उपभोग की, वो हम स्वयं बनाना शुरू कर दें। अब हमारी अब तक की क्या स्थिति थी, मैंने कुछ स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स मैंने बनाई है कि इसके पहले हमारी क्या स्थिति थी। स्मार्टफोन से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तक 88% ऑफ द कंपोनेंट्स हम चाइना से आयात करते हैं। अगर इन सारी चीज, अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम आग्रह करते हैं कि हम स्वदेशी की तरफ जाएंगे या इस तरह की इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ हम इस्टेब्लिश करेंगे, अपने उन तमाम इंडस्ट्रीज जो कि अभी चीन में है या दूसरी जगहों पर है, वो हमारे यहाँ आएंगी। हालांकि जापान और अमेरिका और भारत मिलकर के इस प्रकार की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा वो बड़े लेवल का होगा। ठीक उसी तरह से आप देखिए 60% ऑफ द कंट्रीज मेडिकल डिवाइसेस आर इंपोर्टेड। जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनमें 60% हम इंपोर्ट करते हैं। जो दवाइयों में प्रयोग होने वाला एपीआई है उसका हम बड़े पैमाने पर सस्ता पड़ता है। चीन पर हमारी उतनी हेलो हाँ सर, बोले आवाज आ रही है सर, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा, मेरे यहाँ से हट गया था दरअसल। नहीं आवाज आ रही है, आप बोलिए। अब हम आते हैं उन उपायों पर जो कि सरकार के पैकेज के बावजूद मतलब उससे इतर कुछ उपायों की हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए, 2 चीजें। पहली चीज तो ये कि सरकार का जो पैकेज रहा है उसमें मेरा ये मानना है कि ये स्लाइड्स जो है, ये आगे स्लाइड बढ़ाइए। हेलो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस वर्ग पर सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम इस लिहाज से देखें तो मुझे ये लगता है कि इस समय ये अवसर है जिसमें कि हम इस समय ये अवसर है जिसमें कि हम
सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर और जो उपेक्षित तबका है उस पर ज्यादा ध्यान। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी लगभग 45% वर्कफोर्स काम कर रही है, जो हाल का आंकड़ा है वो 42% कहता है, लेकिन अब जो स्थिति है वो 50% से ज्यादा कर्मचारी जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करेंगे और कहीं ना कहीं ये प्रचंड बेरोजगारी को बढ़ाएगी। ये जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ये बढ़ेगा। इसलिए इस समय जरूरत ये है कि सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करे। अगर आप देखें तो जिस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरीज बढ़ी हैं, जिस हिसाब से ड्यूरेबल गुड्स की प्राइसेस बढ़ी हैं, उस हिसाब से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमतें नहीं बढ़ी। अगर सबसे खराब स्थिति में अगर है कोई तबका तो हमारा किसान है। जबकि इस 2 महीने में लॉकडाउन में हमें ये समझ में आया, स्लाइड्स बंद कर दीजिए, स्लाइड्स खत्म हो गई, इसके आगे स्लाइड्स नहीं। तो इस समय जो से महत्वपूर्ण चीज है वही है कि किसान जो कि हमारा पेट पालता है, गांव को भी पाल रहा है, इस समय सबसे दयनीय स्थिति में। भाई हमें क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए। 2 महीने में सारा का सारा संसाधन, सारा पैसा हमारा धरा का धरा रह गया। और इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने में अगर कोई सबसे ज्यादा सक्षम है तो हमारा किसान है। हम किसानों को क्यों नहीं मजबूत करते हैं? किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार कोई ठोस प्रयास क्यों नहीं करती? लगातार इस सरकार के भी आने के बाद कई बार कहा गया कि किसानों की इनकम डबल कर देंगे, लेकिन अभी कोई उस तरह का ठोस प्रयास दिखता नहीं है जिससे कि किसानों की इनकम 2022 तक डबल हो जाएगी। इसलिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार, हम ये नहीं करें कि बाकी क्षेत्रों को आप उपेक्षित करिए। मेरा सिर्फ ये कहने का अर्थ है कि सरकार को किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और वो 2 क्षेत्र है। पहला है किसान और दूसरा वो बॉटम 30% पॉपुलेशन जिसको की स्थिति को बेहतर करने की जरूरत है। कब तक आप काम चलाएंगे ये अस्थायी उपायों से? स्वतंत्रता के बाद से जो ज्यादातर इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात की गई थी, जिसमें कि मैंने शुरू में ही उसको इशारा किया था कि सिर्फ हमने ग्रोथ रेट के आधार पर अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया। अब वो समय नहीं है। अब समय ये है कि आप सीधे सीधे उत्पादन की संरचना पर ध्यान दीजिए, आप कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्शन पर ध्यान दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप सुधर जाएगा, गरीबी अपने आप सुधर जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो कि इसी से रिलेटेड है और जिस पर फोकस होना चाहिए, ये समय है कि उस पर हमारे पॉलिसी मेकर्स, और सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व के पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूं कि उनको ये सोचना होगा कि हम इस उपभोग को कहां तक बढ़ाएं। कोई इसकी लिमिट है कि नहीं है? हमारे शास्त्र में पढ़ते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इसके वैकल्पिक उपयोग हैं, हम कैसे इसको पूरा करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, सीमित संसाधनों से मानव व्यवहार का अध्ययन उसी संदर्भ में शास्त्र करता है। लेकिन जब वांटलेसनेस की बात प्रोफेसर जेके मेहता कहते हैं, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात गांधी कहते हैं, एक प्रोफेसर थे यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर अमर सिंह, बहुत सारे विद्यार्थी शायद उनका नाम सुने होंगे जो पुराने लोग होंगे। तो ये 5 साल पहले की बात है, मैं बात कर रहा था। बहुत विद्वान आदमी और हर एक क्षेत्र में मतलब गहन चिंतन। तो हम 2 टीचर्स गए हुए थे, कभी कभी जाते थे, उनसे हम लोगों ने पूछा कि सर ये बताइए कि गांधीयन फिलॉसफी पे आपके क्या कहना है? बड़ा सरल और सहज भाव से उन्होंने, मतलब वो कभी भी वो विश्वविद्यालय की स्थिति को लेकर के या वर्तमान स्थितियों को लेकर के कभी मैंने सशंकित नहीं देखा उस व्यक्ति को। हमेशा आशावादी दृष्टिकोण, नहीं सब सुधरेगा, ये स्थितियां आती हैं, कभी इस तरह का समाज आता है, वो कहां से इतिहास का उदाहरण लेकर के ले आते थे। उन्होंने एक बात कही जो कि बड़ी महत्वपूर्ण, मुझे आज तक अपील करती। उन्होंने कहा कि लठ मार करके सही अंततः हमें गांधी के ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। कहें कि ब्रिटेन के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि हम गांधी को इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि गांधी जो है बहुत पुरातन पंथी बात करते हैं,
हम गांधी को दरअसल इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि गांधी आज से 100 साल 200 साल पहले की चीज देख रहा था, और हम सामान्य मानव आज से 5 साल बाद की स्थिति क्या होगी उसकी कल्पना करते हैं। आज से 20 साल बाद स्थिति क्या होगी ज्यादा से ज्यादा उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन गांधी वो देख रहे थे, वो गांधी जो कि लंदन में भी रहे थे, वो गांधी जो कि पूरी अर्थव्यवस्था, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को देखे थे, वो गांधी जो कि मैनचेस्टर के मजदूरों के साथ खड़े हुए, वो गांधी जो कि दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़े थे, उन्होंने पूरे औद्योगिक क्रांति को, औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बड़ी नजदीक से देखा था। वो गांधी कहते हैं कि हमें अपने उपभोग को नियंत्रित करना होगा, हमें संसाधनों का दोहन कहीं ना कहीं विवेकपूर्ण ढंग से करना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की भी हवस को पूरा करने के लिए संसाधन अपर्याप्त नहीं धरती के। वो समय आ गया है। ये कोई सिद्धांत वाली बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिद्धांत वाली बात नहीं, क्योंकि जहां तक जब हम नहीं सोच पाते हैं तो उसको हम सिद्धांत बता देते हैं कि नहीं, वो तो सिर्फ बात कहने की, थ्योरेटिकल नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये जो हमारी प्रकृति है, उस प्रकृति के दो बड़े दुर्लभ गुण हैं। एक यह कि वहीं से हम संसाधन प्राप्त करते हैं और उन्हीं के संसाधनों से हम उत्पादन करते हैं और उपभोग करते हैं, लेकिन इन दोनों ही प्रक्रियाओं के दौरान हम प्रदूषण फैलाते हैं। जो रिसिडुअल्स निकलते हैं वो अर्थव्यवस्था को प्रदूषित करते हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी विशेषता है हमारे इस धरती की, इस प्रकृति की, इकोलॉजिकल सिस्टम की, वह इसकी एसिमिलेटिव पावर, वह प्रदूषण को उसमें खपा सकने की क्षमता है, वो खपा लेगा। लेकिन भाई जब तक गंगा का प्रवाह, नदियों का प्रवाह इतना था कि वो सारी चीजों को बहा ले जाता था, उसकी बहा लेने की क्षमता से कम जब हम कूड़ा करते थे तो साफ थी। लेकिन जितना उसका प्रवाह है उसका 100 गुना ज्यादा हम कूड़ा कर रहे हैं, तो यमुना नाला बन गई, नदियां खत्म हो गई। तो दोनों चीजों पर हमें सोचना होगा कि हम संसाधनों का दोहन उतना ही करें जितने कि ये प्रकृति बची रहे, क्योंकि प्रकृति के एक, हम ही प्रकृति हैं, प्रकृति के एक हिस्से के रूप में हम तभी बचेंगे जब ये प्रकृति बचेगी। ये वायरस जो है कोई एकाएक उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है। कभी डायनासोर हुआ करता था, अब एक ऐसी चीज है जो कि दिख नहीं रही है और हम पूरा दुनिया डरी हुई है। एक ऐसी चीज जो कि आंख से भी नहीं दिखती है और पूरी दुनिया आतंकित है, भयाक्रांत है। प्रकृति का जब हम आदर नहीं करेंगे, गांधी ने यही कहा कि हमें प्रकृति का आदर करना होगा, और हमारे प्राचीन मनीषियों ने इस बात को समझा था, इसीलिए वो त्याग के साथ उपभोग की बात करते हैं। पूंजीवाद ने तो इस धरती को ऐसा समझा जिससे कितना हूं लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन अब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उन्हीं पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने शुरू की, तो ये समझ में आया कि नहीं, उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई अब जो है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। और अगर हम इस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को नहीं बदलेंगे तो आज कोरोना है, कल कोई दूसरा कोविड 2002 हो 2025 होगा, कोविड 2030 होगा, हम अपने को संभाल नहीं पाए, अपने भावी पीढ़ी को हम कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार को नीति बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि हम अपने नीतियों को इस रूप में बनाएं कि जो उत्पादन की संरचना है ये बदले, और इस उत्पादन में एक बड़ा भाग उस तबके का हो जो कि अब तक उपेक्षित है। और इसके लिए जरूरी है कि आप कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाइए, कृषि के आधारित उद्योगों को मजबूत बनाइए, और सबसे ज्यादा वहां खर्च कीजिए। वहां से मांग भी आएगी, वहां से उत्पादन भी आएगा, वहां से आत्मनिर्भरता भी आएगी, और तब वास्तविक आत्मनिर्भरता जो है, सच कहिए तो वहीं से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतनी देर तक सुना मुझे। आपके प्रश्न हो तो स्वागत। पंकज जी, संतोष जी, जी सर मैं ले रहा हूँ। अगर प्रश्न आए हो तो आप आए सर, बोलिए। हेलो, हेलो, आप सब बताइए। मजदूरों की कसम पे सरकार प्रयास कर रहा है।
हाँ, कोई प्रश्न है अगर संतोष जी? जी सर, मैं खोल रहा हूँ। कल मैसेज देख नहीं पाया, बोलने में मैं मैसेज देख नहीं पाया, तो मैं अगर कोई अगर प्रश्न है, मैसेजेस मैं नहीं देख पाया क्योंकि नहीं सर, मैं आपको रिसीव करता हूँ। नहीं, वो देखिए। मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ पंकज जी, हाँ हाँ सर, प्रश्न है। সেদিনই বলেছিল কলেজের দিনই, এখন আর তোমাকে ইউআইকে ব্যস্ত দেখে আমি মেল ফেল আমার নেই, আমি আমার চাইছি অনলাইনে থাকবে। একদম গ্রুপে একটা লিখে দাও যে 3টের আগে, 2টোর আগে, 12টার আগে কোনো একটা টাইম দাও, যে এই টাইমে বসছি আপনারা বলবেন যদি প্রভু আসবে। What is all there? जो मजदूर गाँव में आ गए, गाँव करवाए उनका Spending my time in grounds. The only lecture which I took was of marketing, which was Deepika. That's why ma'am को पता है. Yes, there was a child named Jatin. हेलो, हाँ सर, सुन रहे हैं आपने? हेलो, हेलो, हाँ सर, हेलो, सर का यह व्याख्यान काफी सार्वजनिक और वर्तमान वैश्विक कंडीशन। हाँ पंकज जी, हाँ सर, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछने दीजिए, जिसका प्रश्न जिसको पूछना है उसका माइक ऑन कर दीजिए। ठीक सर, ठीक। हाँ, सबसे सर ये 2 प्रश्न आए थे जो हमने मैसेज से नोट किए हैं। हाँ बताइए। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार जी का प्रश्न था कि सामाजिक संबंधों पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ेगा? किस संबंधों पर? नहीं, साफ नहीं आवाज आ रही, क्या सामाजिक कह रहे हैं? संबंधों पर कोविड-19 संकट का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हमको सुनाई नहीं दे रहा है साफ। किस संबंधों पे? सोशल रिलेशन। आप दरअसल मैसेज करिए, आवाज नहीं आ रही है। ठीक सर, ठीक। एक जो है कमलेंद्र जी पूछे हैं कि कहीं कोरोना समाप्ति के बाद हम पुरानी सामंतवादी अर्थव्यवस्था की ओर तो नहीं लौट जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा कम से कम नहीं लगता है, क्योंकि जो सरकार के सहायता का रूप है और यदि इससे लघु व मध्यम उद्योगों को एक तरह से पुनर्जीवन मिलता है, और जो कि मिलेगा ही, हमारी अर्थव्यवस्था जिस ओर बढ़ निकली है उसमें पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है, और उसमें सिर्फ सरकारों का योगदान नहीं है, वो योगदान जो है एक नई सोच का है, नई पीढ़ी का है। नई पीढ़ी में जो उद्यमिता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो उनको आगे बढ़ने से रोकने वाली नहीं है। इसलिए संबंधवादी व्यवस्था की ओर लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जिस भी व्यवस्था की ओर हम लौटेंगे, मेरा ये मानना है कि वो एक बेहतर होगी। और ये तमाम सोशल मीडिया पर भी हम पढ़ते रहते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। वो कांग्रेस की सरकार रहे या मोदी की सरकार रहे या कोई भी सरकार आ जाए, एक जो हमारी पब्लिक की जो फीलिंग्स है उनको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। और जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी सामंतवादी व्यवस्था की ओर लौटने वाली नहीं है, वो सोचिए, और कोई भी व्यवस्था सोच से आती है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ पंकज जी बताइए, बोल रहे हैं। एक प्रश्न ये है कि श्रमिकों का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय कृषि पर श्रमिकों का क्या? जी। मतलब जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं। जी सर। भारतीय कृषि में पहले से अधिक श्रमिक हैं, इसीलिए हम प्रचंड बेरोजगारी की बात करते हैं। बिल्कुल प्रचंड बेरोजगारी बढ़ेगी, लेकिन यदि सरकार
यह व्यवस्था करती है कि अगले 2-3 महीनों में छोटे और लघु मध्यम उद्योग दोबारा पुनर्जीवित होते हैं, दोबारा वहां उत्पादन शुरू होता है, तो निश्चित रूप से कृषि पर भार कम होगा। दूसरी चीज ये कि जो छोटे छोटे लोन देने की व्यवस्था सरकार कर रही है, अगर उस लोन का सही उपयोग हुआ, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जा करके गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ होती है आप हम सभी जानते हैं, इसलिए वो चीजों को, उन चीजों को भी सुधारना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम ये मान करके चलें कि वो चीजें अगर बेहतर होंगी तो निश्चित रूप से नए प्रकार के उद्योग आएंगे, नए प्रकार की सर्विसेज आएंगी और निश्चित रूप से परिवर्तन। इसलिए अभी तो कृषि पर बोझ बढ़ेगा, निश्चित रूप से भी प्रचंड बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग उसमें, बहुत सारे लोग जो गांव में जा रहे हैं वो शहर में लौटने के लिए तैयार नहीं है और आसपास ही कोई रोजगार ढूंढेंगे। इसलिए जैसे अभी मैं कल किसी पेपर में देख रहा था कि महाराजगंज में 2 MBA किए हुए 2-3 लोगों ने कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं, और पहले जो सप्लाई चेन थी उनकी टूट गई तो उन्होंने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। इसलिए ये जो ऑनलाइन व्यवसाय है, इसके कारण बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज शुरू हुई हैं, नए होराइजन्स खुले हैं। इसलिए मैं तो बहुत आशान्वित हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अब नए नए प्रयोग होंगे, नई पीढ़ी नए ढंग से करेगी चीजों को, और निश्चित रूप से वहां भी कुछ ऐसे उत्पादन शुरू होंगे जो कि किसानों के आय को बढ़ाएंगे और कुछ मतलब ज्यादा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ सर, हाँ नेक्स्ट एक प्रश्न है सर डॉक्टर लाल सिंह की तरफ से जी। उन्होंने यह जानना चाहा है कि गरीब व मजदूरों को किस प्रकार हम त्वरित लाभ पहुंचा सकते हैं वर्तमान संकट में। देखिए, गरीब और मजदूरों के लिए जी त्वरित लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं, त्वरित सहायता या लाभ सरकार ना। देखिए, गरीबों के लिए 2 तरह की सरकार व्यवस्था कर सकती है। पहली चीज तो जो कि विपक्ष भी मांग कर रहा है, न्यूनतम स्तर की आय का उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे उनकी मांग बढ़ेगी, कुछ समय के लिए वो ये जो एक तरह से मिजरी वाली स्टेट में है उससे वो निकल पाने में सक्षम होंगे, और ये उद्योग के लिए भी सहायता देगी। ऐसा नहीं कि सहायता सिर्फ उन्हीं के लिए, उद्योग के लिए भी सहायता देगी, आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। दूसरा एक ये हो सकता है कि उनको तुरंत कुछ एम्प्लॉयमेंट रोजगार कार्यक्रम शुरू करके उनको तुरंत कुछ रोजगार उपलब्ध कराया जाए। एक समस्या ये है कि बहुत सारे इस समय मजदूर ऐसे हैं जो कि स्किल्ड लेबर हैं, वो मनरेगा में काम करना नहीं चाहते, वो अनस्किल्ड काम करना नहीं चाहते। तो सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए, जैसे उनको पैसा देना चाहिए, जैसे बिल्डिंग सही करानी हो तो उसमें जो राजगीर है वो काम, भाई मिट्टी तो नहीं फेंकेगा लेकिन राजगीर वाला काम करेगा, और इस तरह की तमाम जो इस तरह के बिल्डिंग्स बनवाने का काम कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर सकती हैं, जिसमें कि तमाम तरह के स्किल्ड लोगों को काम मिले। या कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को, थोड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को तो चालू होने में टाइम लगेगा, कुछ ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को चालू करने के लिए उनको कुछ आर्थिक सहायता दे सकते हैं और ऋण दे सकते हैं, मतलब ग्रांट और डेट दोनों का एक कॉम्बिनेशन, जिससे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में सफल हो पाए। यही 2 उपाय बेहतर हो। नेक्स्ट, हेलो, और कोई प्रश्न है? ये धीरेन्द्र कुमार जी हाथ उठा रहे हैं, पंकज जी इनको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो संतोष जी, हेलो, हेलो, मैं मैसेज देख रहा हूं, अगर दीपा अग्रवाल का जवाब दीजिए सर। हाँ पंकज जी बताइए।
सर दीपक अग्रवाल का प्रश्न है, हाँ, क्या हम एंटी डंपिंग मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए डब्ल्यूटीओ के सदस्य के नाते हम एक सीमा तक ही किसी वस्तु पर एंटी डंपिंग टैक्स लगा सकते हैं। भारत जो चीन के लिए बात कर रहा है, लेकिन अगर आप डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं तो उनके नियमों के तहत ही आप जो भी टैक्स मेजर्स हैं, जो भी नॉन टैक्स मेजर्स, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं और जो भी आपको टैक्स रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। या कुछ नई तरह की व्यवस्था बने, कोरोना के बाद जो है कुछ नए एग्रीमेंट्स इस तरह के हों, क्योंकि चीन जो यूएसए से जो लगातार वहां के प्रेसिडेंट के बयान ट्रम्प साहब के आ रहे हैं, वो भी कुछ नया इंडिकेट कर रहे हैं। इसीलिए बार बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स अपील कर रहे हैं कि आप खरीदिए, तो जाहिर सी बात है कि वो फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो ज्यादा टैक्स इंपोज कर सकें या कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा सकें। आप अपनी तरफ से चीन की वस्तुओं को कम खरीदिए, जिससे कि उनको न लगाना पड़े प्रतिबंध, और वो डब्ल्यूटीओ के नियमों के अधीन रह करके काम कर पाए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा संभावना है फिलहाल जो व्यवस्था है उसमें एंटी डंपिंग टैक्स। नेक्स्ट। बस सर प्रश्न अभी इतने यही आए थे। नहीं, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। पंकज जी देखिए, आप जरा हाँ देख सर, उनको अनम्यूट कर रहे हैं सर। तब तक सर एक प्रश्न का है गौरव सिंह जी का, कि वर्तमान परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? वर्तमान परिस्थितियों में आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि हम अपनी सभी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं पे निर्भर रहें। वो सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं, खाद्यान्न के अलावा भी जितनी वस्तुएं हैं, वो हमारी जो मेडिकल की जरूरतें हैं, जो हमारी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का उपभोग है, वो सब हम इस लायक हो जाएं कि स्वयं अपने यहाँ उत्पादन कर सकें। और किसी संकट की स्थिति में, जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति में या किसी दूसरे वैश्विक विपदा की स्थिति में, हमें ऐसा ना हो कि हमारी सप्लाई चेन टूट जाए। तो सप्लाई चेन देश के अंदर मजबूत हो, और अगर विदेशों से आज की स्थिति में क्या हुआ कि चीन से सप्लाई चेन टूट गई, तो बहुत सारी दवाएं हम बनाने की स्थिति में नहीं रह गए। चीन से सप्लाई चेन टूट गई तो हम अपने यहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने की स्थिति में नहीं रह गए। इसलिए आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि हम अपने यहाँ की सप्लाई चेन को इतनी मजबूत करें कि दूसरे विश्व से कट भी जाते हैं तो हम अपनी मांग को स्वयं पूरा कर सकें। आत्मनिर्भरता का स्थिति, आत्मनिर्भरता का अर्थ वो नहीं है कि हम विश्व से कुछ संबंध ही नहीं रखेंगे, आयात निर्यात का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र का प्रश्न है सर, कि कोविड-19 के कारण जो लेबर सरप्लस हुआ है माइग्रेशन के कारण, और इंडस्ट्री सेक्टर में जो श्रमिकों के अभाव हुआ है, उनके बीच संतुलन कैसे स्थापित होगा? फिर से बोलिए, आवाज सरल आपकी साफ नहीं आ रही है। लेबर सरप्लस जो है कोविड-19 के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रमिक माइग्रेट होकर आए हैं, और इंडस्ट्रीज में लैक ऑफ लेबर्स है, इनके बीच संतुलन कैसे स्थापित होगा? डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा। हाँ, देखिए इसमें ये बिल्कुल समसामयिक प्रश्न है, और इस पर मैंने एक बार थोड़ा सा इशारा भी किया। अभी इंडस्ट्रीज अपनी पूरी कैपेसिटी से प्रोडक्शन नहीं कर रही। अभी ज्यादातर जगहों पे 60%, लगभग 50-60% ही वर्कर्स के साथ 60% ही उत्पादन कर रहे हैं। और ज्यादातर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं, विशेषकर जो छोटे छोटे उद्योग हैं, मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज हैं पंजाब में और अन्य जगहों पर, जहाँ की लेबर की कमी हो रही है, क्योंकि ज्यादातर लेबर जो है माइग्रेट कर गए हैं वहां से। तो निश्चित रूप से ये समस्या है। दूसरी तरफ यहाँ सरप्लस लेबर है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये कि सरकार को ये कहीं ना कहीं ये सुरक्षा भाव पैदा करना होगा उन जगहों पर जहाँ की इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ की लेबर की जरूरत है, कि वहां लेबर की सप्लाई हो पाए। बहुत दूर की स्टेट से नहीं तो कम से कम आसपास के ही स्टेट से लेबर की सप्लाई हो पाए, और श्रमिक गए हैं वहां पर भी रोजगार शुरू हो,
और वे बहुत दिन तक वहां पे बिना काम के न बैठे रहे, ये भी व्यवस्था करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो इकोनॉमिक पैकेजेस आ रहे हैं उसमें इस तरह की व्यवस्था के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं, लेकिन अभी भी नाकाफी, क्योंकि फिलहाल सरप्लस लेबर को खपाने के लिए रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। लेकिन अभी जो पैकेज आए हैं उसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट को बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए, मतलब जितना माइग्रेंट लेबर वहां पहुंचा है उस लेवल तक की व्यवस्था नहीं। अब आगे जब मांग बढ़ेगी तब इसको कैसे एड्रेस करते हैं गवर्नमेंट, या इस सामना इसका कैसे करते हैं इंडस्ट्रीज, वो बड़े उद्योग हों चाहे मध्यम उद्योग हों, ये देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को ये व्यवस्था करनी होगी कि जिस तरह से उसको घर पहुंचाया है उसी तरह के कुछ स्पेशल ट्रेन चलवा करके जहां से मजदूर वहां पहुंचना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करा करके वहां उनको पहुंचाने की व्यवस्था करें, एक न्यूनतम स्तर के संख्या में मजदूरों को। नेक्स्ट। हेलो जी, राजेश जी लाइन पे हैं आप? हाँ सर, हाँ सर। हेलो, हाँ पंकज जी। हाँ सर, प्रश्न बस इतने ही थे सर, और भी प्रश्न है सर, फीडबैक के माध्यम से हम लोग लिए हैं सर, आपको शेयर कर देंगे, क्योंकि आप बहुत से प्रश्न आए हैं सर, उत्तर देना सबका जो है संभव नहीं है सर, तो ऑलरेडी डिले हो चुका है सर। हाँ राजेश जी, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से सादर अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगभग 2 घंटे मुझे सुना, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ राजेश सर। हाँ सर जी बोले। हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? जी जी बोले सर, बोले। हेलो। हाँ, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, और थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग मी the opportunity to express the vote of thanks in this webinar. On the behalf of MGDC Dhanupur family, I would like to propose my heartily vote of thanks to our keynote speaker, Dr. UP Singh sir, for gracing today's webinar and delivering the keynote address. In his address, Dr. Singh sir focuses on the various socio-economical aspects like problems of migrant workers, unemployment, social changes, industries, and all other important and untouched issues in detail. Really, sir, your talk on this unexpected issue is more informative and fruitful for all of us. After this, I would like to express my profound gratitude to our principal ma'am for her presence in this webinar and also her moral support and guidance. It is also my privilege to express vote of thanks to all respected dignitaries, participants, and students who have made this webinar a grand success by their valuable presence. I appreciate the hard work of the organizing committee of this webinar, especially to Dr. Santosh sir and Dr. Jaidev ji to make this webinar successful. Thank you again. Thank you, sir. Thank you. Madam,